चीनी मिलों को प्रोत्साहन देने की तैयारी। मसालों के निर्यात मूल्य में 30% का इजाफा। बासमती चावल के निर्यात पर सरकार की अनुमति। दिल्ली में महाराष्ट्र से सस्ता प्याज। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने के लिए सरकार चीनी मिलों को प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है। सरकारी और कारोबारी सूत्रों के मुताबिक लगातार बढ़ते स्टॉक और चीनी की कम होती कीमतों से जूझ रही चीनी कंपनियों की मदद करने के प्रयासों के तहत सरकार यह कदम उठा रही है। एक सरकारी सूत्र के अनुसार मिलों के लिए कुछ खास तरह की सब्सिडी के बारे में विचार किया जा रहा है ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 120 अरब रुपए बकाया है क्योंकि चीनी की कीमतों में 20% से भी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। भारत से होने वाला मसाला निर्यात वित्त वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में 3,976.65 करोड़ रुपए हो गया, जबकि वर्ष 2014-2015 में इसी अवधि में देश का मसाला निर्यात 3,059.74 करोड़ रुपए रहा था। रुपए के लिहाज से इस दौरान मसाला निर्यात 30% बढ़ा है। मात्रा के लिहाज से मामूली बढ़त दर्ज की गई और देश से कुल 2,15,215 टन मसाला निर्यात किया गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 2,13,443 टन मसालों का निर्यात हुआ था। वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए मसाला बोर्ड ने 14,014 करोड़ रुपए का निर्यात लक्ष्य तय रखा। ऐसे में निर्यात का करीब 28% लक्ष्य पहले ही तिमाही में पूरा किया जा चुका है। मसाला बोर्ड के चेयरमैन के अनुसार पहली तिमाही में ही निर्यात में आई तेजी भारतीय मसालों की दुनिया भर में बढ़ावा देने की बोर्ड की गतिविधियों का परिणाम है। सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। व्यापारिक समुदाय से कहा गया है कि वे इस संबंध में अफवाहों पर ध्यान ना दें। सरकार का कहना है कि वो और अधिक बाजारों की तलाश के लिए हर संभव कदम उठा रही है तथा बासमती चावल निर्यात से अच्छी कमाई के लिए खुदरा पैकों को प्रोत्साहित चावल के निर्यात की अनुमति है, जिसके लिए अनुबंधों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होगा। दिल्ली की मंडियों में मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के मुकाबले प्याज के दाम ज्यादा तेजी से घट रहे हैं। इसकी वजह दिल्ली में अफगानिस्तान से आयातित सस्ते प्याज की आपूर्ति बढ़ना है। अफगानिस्तान से आने वाले प्याज की कीमत 2,500 से 3,000 रुपए, जबकि दिल्ली में देसी प्याज की अधिकतम कीमत 3,800 रुपए प्रति क्विंटल तक है। कारोबारियों के मुताबिक दशहरे के बाद प्याज की कीमतें और गिर सकती हैं। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान व विकास प्रतिष्ठान के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर के दौरान दिल्ली में प्याज की मॉडल कीमत करीब 3,900 रुपए से घटकर 2,725 रुपए रह गई। वहीं महाराष्ट्र की पीपलगांव मंडी में कीमत 4,450 रुपए से गिरकर 3,700 रुपए और मुंबई के भाव 5,000 रुपए से घटकर 4,200 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। अगले 48 घंटों में देश के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है, खासकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। वहां के इक्का दुक्का इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। 30 सितंबर यानी मॉनसून समाप्ति की तारीख के बाद से यहां अच्छी बारिश हो रही है। अक्टूबर के पहले 5 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 45% अधिक बारिश दर्ज की गई है। अगले 48 घंटों में दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों, केरल और लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं तेज बारिश के आसार हैं। इन इलाकों में भी अक्टूबर में अच्छी बारिश हो रही है। अक्टूबर के पहले 5 दिनों में दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी भागों में 50%, केरल में 47% और लक्षद्वीप में 11% अधिक बारिश हुई है।
नेट के अनुसार चना के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। आंध्र प्रदेश की कोयलकुंता मंडी में 4,300 से 4,500 रुपए, तमिलनाडु की उडुमलपेट मंडी में 4,800 से 5,200 रुपए, गुजरात की राजकोट मंडी में देसी चना के भाव 4,060 से 4,025 रुपए, राजस्थान की हिंडौन मंडी में 4,401 से 4,740 रुपए, सरसों के हाजिर सौदे प्रति क्विंटल इस प्रकार हुए। पश्चिम बंगाल की समसी मंडी में 4,280 से 4,320 रुपए, राजस्थान की लालसोट मंडी में 4,230 से 4,981 रुपए, बीकानेर मंडी में 4,200 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की जौनपुर मंडी में भाव रहे 3,775 से 3,875 रुपए क्विंटल। त्योहारी सीजन के साथ ही सर्दियां भी आ रही हैं, इससे सरसों तेल की मांग और भी बढ़ने का अनुमान है। इससे तेजी का रुख बना रह सकता है। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसान की आय किस प्रकार बढ़ाई जाए। जब किसान की आय की बात करते हैं तो उसमें फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन का होना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पश्चिम भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो। लेकिन जब दक्षिण भारत की बात चलती है तो इसमें और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में सामान्यतः वर्षा कम होती है और वर्षा कम होने की वजह से किसानों की जो फसल है उसका जो पक्का नहीं रहता कि उसको कितनी आमदनी होने वाली है, कितना उत्पादन मिलने वाला है। लेकिन पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान को लगातार आमदनी मिलती रहती है, जिससे उसका घर का खर्च चलता रहता है। और साथ ही साथ में जो पशुओं से गोबर मिलता है वो किसान के खेत में खाद का काम करता है। और जो किसान भाई खेत में जाते हैं उससे जो खरपतवार निकलते हैं या फसलों के जो अवशेष होते हैं वो पशुओं के लिए बहुत अच्छा चारा बन जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत के लिए पशुपालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और पशुपालन के माध्यम से ही दक्षिण भारत में हम न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, बल्कि वहाँ पे रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं और किसानों के लिए बहुत लाभदायक स्थिति बन सकती है। तो पशुपालन करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें जिससे कि किसान भाइयों को पशुओं से पूरी आमदनी मिले। पशुपालन से अच्छी आमदनी लेने के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर वी.एस. सोलंकी जी से। डॉक्टर सोलंकी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसका किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि पशुओं से किसानों को लगातार आमदनी बनी रहती है। और दक्षिण भारत में अधिक दूध उत्पादन लेने के लिए किसानों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे कि न केवल पशुओं की स्वास्थ्य अच्छा बना रहे बल्कि उनको अच्छा दूध उत्पादन मिले और उनकी आमदनी बढ़े। पशुपालन को अच्छा बनाने के लिए, उनसे अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, उत्पाद अच्छा लेने के लिए हमें कम से कम 3 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें उनके प्रजनन पे कि हम किस तरह की नस्ल जो है उनसे दूध लेना चाहते हैं, किस तरह की नस्ल का हमें आगे वो उत्पाद करना है। हमें एक अच्छी नस्ल जो अच्छा दूध देने वाली है उसका सिलेक्शन करना चाहिए। उसी का सांड को जिसकी माँ ने ज़्यादा दूध दिया हो
उसी सांड को या कृत्रिम गर्भाधान से, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान से भी हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन बच्चे पैदा ले सकते हैं। उसमें यह है प्रोजनी टेस्टेड, जो हम सीमन यूज करते हैं, वीर्या उनका यूज करते हैं, उसको हम वैसे उनका जो है सिलेक्शन उस बेस पे करते हैं जो अच्छा दूध देने वाली होती है जिनकी माँ, और उनसे इसी के साथ साथ में जो लोकल हमारी प्रजाति है गाय, मोस्टली हम लेके चलते हैं गायों पे, जो हमारी लोकल वहाँ की प्रजाति है दक्षिणी भारत की, वो कम दूध देने वाली है। इसलिए हमें थोड़ा सा क्रॉस ब्रीड का और जो हमारी भारत इंडिजिनस जो ब्रीड है, जो प्रजाति है, उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे साहिवाल है, साहिवाल का, गिर का, रेड का, रेड सिंधी का, ये वहाँ की अच्छी है। और इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरह से इनको अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छा सांड का प्रोडक्शन करने के बाद में उनको हम अच्छी नस्ल की वो ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में सामान्यतः हरे चारे की कमी रहती है, और जब किसान भाई पूरा दूध उत्पादन लेना चाहते हैं तो पशुओं को सही मात्रा में चारा मिलना चाहिए, दाना मिलना चाहिए। तो कितनी मात्रा में चारा और दाना देना है जिससे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उनकी वृद्धि भी अच्छी हो और पशुओं से पूर्ण मात्रा में उत्पादन मिल सके और किसानों की आमदनी बढ़ सके। इसके लिए पशु का खान पान बेहतर होना चाहिए, और बेहतर होने का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही चीज़ को दे रहे हैं। इसके लिए हमें एक संतुलित आहार की ज़रूरत है। संतुलित आहार के लिए हमें कम से कम 3 चीज़ों का ध्यान ऐसा रखना है। जो 3 फसलें, जिसको हम दलहन वाली फसल कहते हैं, उसका एक अनाज होना चाहिए। दूसरा अनाज हमारे पास में जिसकी दाल ना बनती हो। तीसरा जिसमें से तेल निकलता हो। ऐसी 3 फसलें का मिश्रण होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी फसलों में जो पोषक तत्वों की खनिज उनकी समस्या आती है, पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं, वो हमारे चारे में भी है और दाने में भी कम है। इसलिए उनके लिए हमें अलग से सप्लीमेंट्री के रूप में खनिज लवण देना चाहिए। और खनिज लवण में हमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम सब का एक मिश्रण आता है, जो हमें एक अलग से बना मिलता है, और उसको हम खनिज लवण कहते हैं। तो उसका भी बैलेंस होना चाहिए, और साथ साथ हमें पशु को नमक भी डालना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में जैसे खनिज लवण है, बहुत से पशु समय पे ज्ञापन नहीं होते हैं या उनकी बीमारी, उनकी शरीर में पूरी वृद्धि नहीं हो पाती है, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें और कितनी मात्रा में और कब दें। और कुछ पशु जो दूध देते हैं तो उनको कितनी मात्रा में कितना दाना और चारा देना चाहिए जिससे कि उनका दूध उत्पादन भी बना रहे और साथ साथ में पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। मात्रा उसके आधार पर करते हैं कि हमारा पशु किस अवस्था में है। यदि हमारा पशु प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट गाभण पशु के लिए हमें अलग से 1 से 1.5 किलो दाना, उसका जो बच्चा अंदर पनप रहा है उसके लिए, और 1 किलो, कम से कम 1 किलो उसका अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1 किलो आहार उसके लिए। उसके अलावा यदि हमारा पशु दूध दे रहा है तो पहले 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना हो गया उसके रख रखाव, उसको अपना शरीर को मेंटेन रखने के लिए 1 किलो हो गया उसका दूध के लिए। और यदि इससे ज़्यादा बढ़ता है तो हर 1.5 किलो दूध प्रोडक्शन पर 1.5 से 2 लीटर दूध बढ़ने पर 1 किलो हमें रातब और बढ़ाना है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याएं आ जाती है उसके सामने। एक तो हमारा मिल्क का उत्पाद कम हो जाता है, दूसरा हमारा जो बच्चे देने की कैपेसिटी है, जो बच्चा लगातार हम चाहते हैं यदि एक अच्छी डेयरी या अच्छा पशुपालन करते हैं तो हमारा पशु साल में 1 बच्चा हमारे पास में आना चाहिए। और यदि वो 1 बच्चा हमारे पास नहीं आ रहा है तो ये समझ लेना है कि हम अपने डेयरी का अच्छी तरह से उससे हम आमदनी नहीं ले पा रहे हैं। और इसके लिए जो हम अपने पशु को संतुलित आहार या बैलेंस डाइट देते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ यदि हम उनके शरीर से सब चीज़ मिल्क दूध में निकल रहा है लेकिन उनके शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमारा पशु टाइम से गर्मी में नहीं आ पाता है। टाइम से गर्मी में नहीं आएगा तो कंसेप्ट नहीं करेगा टाइम से, तो उसका बच्चा देने में लेट हो जाएगा और बच्चा देने में वही आपका ड्राई पीरियड, जिसको हम शुष्क पीरियड बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें पशुओं को अधिक से अधिक मात्रा में और सही संतुलित मात्रा में भोजन देना चाहिए। लेकिन एक बात और आती है, आजकल हरे चारे की बहुत चर्चा होती है, तो जो हमारे किसान भाई जो दूध का उत्पादन करते हैं
तो अपने पशुओं को हरे चारे की कितनी मात्रा कब कब दें और हरे चारे की मात्रा देते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे कि पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और किसानों की भी आमदनी भी बढ़े। हरा चारा जब हम देते हैं तो हरे चारे में हमें 90% तक पानी होता है, लेकिन उसके साथ में हमें जो खुश्क पदार्थ होता है उसमें 10% के आसपास पानी होता है। तो हमें दोनों का मिश्रण ऐसा होना चाहिए, एक पशु को कम से कम 15 किलो हरा चारा, 15 किलो से लेकर 50 किलो तक हरा चारा ले सकते हैं। लेकिन उसी हिसाब से हम अपने उसको 80% से 50 से 80% तक हम उसको खुश्क चारा दे सकते हैं। लेकिन हरा चारा मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिणी भारत में हरे चारे की कमी है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इसलिए उसको हम एक तरह का और दे सकते हैं हरे चारे का रूप। जैसे हम भूसा नहीं है तो हमारे पास में चावल की जो हुआ है उसको हम यूरिया ट्रीटमेंट से दे के उसको भी हम उसको दे सकते हैं। लेकिन इसका तरीका क्या है यूरिया ट्रीटमेंट का? इसके लिए हम लेते हैं 1 क्विंटल कटी हुई पुराल या भूसा, उसको लेने के बाद में 4 किलो यूरिया 100 किलो पानी में, 4 किलो यूरिया 100 किलो पानी और 1 क्विंटल भूसे में मिला के उसको मिक्स करने के बाद में उसको हम किसी पन्नी से पॉलीथीन से दबा कर रखते हैं और उसको दबाने जिससे कि उसके में से जो नाइट्रोजन और वो है वो उसमें सारे में मिक्सअप हो जाता है और उसको कम से कम 15 से 20 दिन बाद हम उसको खिलाएंगे और उसके खिलाने की मात्रा होगी 2 से 3 किलो एक पशु को, यानी कि अचार की तरह हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे हम अचार खाने के साथ में अचार यूज़ करते हैं ऐसे ही उसको हम यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर सोलंकी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अच्छी नस्ल के पशु हों, साथ में संतुलित आहार हो, लेकिन इन सबके होने के बावजूद भी कुछ ऐसी समस्याएं किसानों के सामने आती हैं जिससे कि उनका पशु जो है जितनी उनसे आमदनी की उम्मीद करता है किसान भाई उसको नहीं मिल पाती है। उसमें खास जो समस्या आती है बीमारी की आती है। अचानक पशु बीमार पड़ जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उत्पादन बिल्कुल बंद हो जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी खास बीमारी हैं जिनको किसानों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए क्या करें किसान भाई जिससे कि पशुओं के शरीर में बीमारी आए ही नहीं? बीमारी से बचाने के बीमारी ज़्यादातर बरसात के मौसम में, जब टेम्परेचर जो है ना 37 के बीच में होता है, उस समय सबसे ज़्यादा बीमारी आती है। और उसको बचाने के लिए पशुओं में 3-4 बीमारियां ऐसी हैं जो उनका हमें टीकाकरण पहले से ही करा लेना चाहिए। सबसे पहली बीमारी आ जाती है उसमें मुंह पका खुर पका। इस बीमारी में मुंह भी पकता है और खुर भी पकते हैं, और जब दोनों पकते हैं तो पशु मुंह पकने का मतलब है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं। छाले से पशु चारा खाना बंद कर देता है। जब चारा खाना बंद कर देगा तो उसमें उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप ऐसी हो जाती है कि उसको हमेशा गर्मी बनी रहती है, जिससे कि वो आगे के लिए गर्मी में भी नहीं आता। लेकिन इस बीमारी में मृत्यु दर बहुत कम होती है, लेकिन पशु का प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह दूसरी जो बीमारी है क्या टीकाकरण होना चाहिए वो है गला घोटू। गला घोटू में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और ये भी बरसात से पहले, और इसका टीकाकरण बरसात से पहले कराना चाहिए और इसका 1 साल तक दोबारा टीकाकरण कराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी इम्यूनिटी जो है वो 1 साल तक रहती है। इसके साथ में लंगड़िया बुखार जो आता है, लंगड़िया, उसका भी टीकाकरण होता है। एंथ्रेक्स का होता है। एंथ्रेक्स बहुत भयानक बीमारी है जो पशुओं से मनुष्यों में भी फैलती है, इसलिए उसका भी एक टीकाकरण कराना चाहिए। साथ साथ इससे जो और भी जो भयानक बीमारी है वो है रेबीज, और रेबीज पशुओं से मनुष्यों में और मनुष्यों से पशुओं में फैलती है। उसका टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। तो ये टीकाकरण कराने इसलिए ज़रूरी है कि आपका पशु स्वस्थ रहे और बीमारियों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर आ जाए। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया कि कुछ अगर किसान भाई टीका करते हैं, लगवा लेते हैं, तो टीका लगवाने से पशु में बीमारी आएगी ही नहीं, और जब बीमारी नहीं आएगी तो पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, साथ साथ में उसको दूध उत्पादन भी पूरा मिलता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे कीड़े हैं जो पशुओं के बाहर शरीर पर लगते हैं, और कुछ ऐसे कृमि हैं जो उनके पेट में हो जाते हैं, और जब ये हो जाते हैं तो पशु का कमज़ोर भी रहता है, सही तरह से चारा भी नहीं खाता है, उत्पादन भी ठीक नहीं देता है। तो इनके समाधान के लिए किसान भाइयों को क्या कुछ करना चाहिए? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इसके लिए सबसे पहले क्या है, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने से ही हमें इसका ध्यान रखना है। बच्चा पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर हमें बच्चे को खीस यानी कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए।
क्योंकि उसके अंदर एक इम्यूनिटी ऐसी आ जाती है जो उसको बीमारी से लड़ने की क्षमता। दूसरा कि उसमें गुण ये है कि वो दस्तावर होता है, जो पेट में जितनी गंदगी है उसको साफ़ कर देता है। तीसरा कि उसके 15 दिन के बाद में हमें उसको पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। उसके हर 20 दिन बाद 2-3 बार उसको रिपीट देनी चाहिए। और उसके बाद यदि हमारे पशु बड़े पशु है उनको भी 6 महीने में एक बार पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए, जिससे कि जो अंतः परजीवी है उनको वे मर जाते हैं। दूसरा इसके साथ साथ जो बाह्य परजीवी है, बाह्य परजीवी के लिए हमारे पास में साइपरमेथ्रिन एक दवाई है जिसका 0.02% घोल का हम लगा सकते हैं। उसके बाद में जो इंजेक्शन भी आता है जिसको हम लगा के उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी, एक दूसरे से बढ़कर है, एक दूसरे से ज़्यादा हानिकारक है। यदि हम बाह्य परजीवी को लेकर चलते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रांसमिट, एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में बीमारी को ट्रांसमिट करता है, फैलाता है। और उसमें सबसे अच्छा उदाहरण है आपके पास में, जिसको हम कहते हैं कि बीमारी होती है रेड वाटर डिजीज़, जो इसमें कि पेशाब लाल आना शुरू होता है, जिसको हम बबेसिस कहते हैं। इसके साथ साथ जितने भी हमारे पशु हैं जो जिनके ये शिकार होते हैं, तो उनमें खाने की, उनके जो खून है उसकी क्षमता कम हो जाती है, पशु कमज़ोर होता चला जाता है। और पशु जब कमज़ोर होता चला जाएगा तो उसका ब्रीडिंग की यानी कि प्रजनन क्षमता भी कम हो जाएगी, दूध की भी कम हो जाएगी, और जो मैंने बीमारी बताई वो भी बीमारी के चांसेस हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि पशुओं को जब इससे पशु ब्याता है तो कटड़े या कटिया, बछड़े बछिया को ब्याने के केवल 1 घंटे के अंदर खींच पिलाना है, लेकिन कितनी मात्रा में पिलाना है। और कई बार तो छोटा बच्चा कमज़ोर होता है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो उसको किस प्रकार से पिलाएं जिसके स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और पशु के दूध उत्पादन भी ठीक से बना रहे। पशु जब ब्याता है उसके बच्चे को 1 घंटे के अंदर या तो खड़ा नहीं हो रहा तो हाथ से खड़ा करके उसको पिलाना चाहिए। दूसरा ये है कि यदि हम उसको खीस पिला रहे हैं तो उससे एक तो उसके, मैंने अभी बताया था कि उसमें इम्यूनिटी यानी कि बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा यदि हम उसको खड़ा करके नहीं पिला रहे हैं, जो पशु हमारा वो बच्चा जो है वो बैठ जा रहा है, तो इसका मतलब है उसको पहले से ही कैल्शियम की कमी है। और दूध कितना पिलाना चाहिए खीस, उसके लिए हम कोई नाप तोल से नहीं पिलाना चाहिए हमें, क्योंकि ना किसानों के पास में कोई ऐसा लीटर या हो तो बच्चे के पास में, उसको किसान भाई को ये महसूस होना चाहिए कि उसके भैंस या गाय लगभग कितना दूध दे देती है, तो उसमें से कम 1 थन यानी 1 से 1.5 लीटर दूध खीस पिला सकते हैं। उसके बाद में पशु का पूरा खीस नहीं निकालना चाहिए, पहला टाइम का नहीं निकालना चाहिए, कम से कम 3-4 दिन तक उसका दूध नहीं निकालना चाहिए, बल्कि 2 या 3 दिन तक भैंस को, वैसे हम सुबह और शाम को दूध निकालते हैं डेयरी में जो गाय भैंस रखते हैं, लेकिन 2 या 3 दिन तक उसका 3 टाइम दूध निकालो और उसके अंदर थोड़ा दूध छोड़ते रहें। उसके बाद में 4-5 दिन के बाद में आप उसका पूरा दूध निकाल सकते हैं और बच्चे को कम से कम 1 लीटर सुबह और 1 लीटर शाम को, और यदि अच्छा दूध देने वाली है तो आप 2 लीटर तक भी कर सकते हैं। डॉक्टर सोलंकी जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान भाई इसका पूरा लाभ उठाएंगे, दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।